Hello, my dear aspirants. This is Muktesh Yogi from Swadhyay Education. Today we are connecting once again. So आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है आपका रीसेंट एग्ज़ाम जो कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का है। तो पहले मैं बेसिक आउटलाइन की बात करूं अगर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की, जिसमें कि आपका टोटल नंबर जो आपके मार्क्स जो रहेंगे वो रहेंगे 120 मार्क्स। और जो टाइम ड्यूरेशन आपका इस एग्ज़ाम का रहेगा दैट विल बी 2 आवर्स। तो बेसिक अगर हम इसके सेक्शंस की बात करें, इसमें आपके टोटल 6 सेक्शंस आते हैं, जिसमें पहला सेक्शन आपका रहेगा जीके विद स्पेशल एडिशन विद जे एंड के, जिसमें कि आपका 30 मार्क्स का रहेगा। और नेक्स्ट जो इसका सेक्शन आपका रहेगा दैट विल बी फॉर कंप्यूटर सेक्शन, जो कि आपका 30 मार्क्स का ही रहेगा। तो अगर मैं आगे बात करूं, आगे आपका नेक्स्ट जो सेक्शन रहेगा दैट विल बी अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी एस्पिरेंट्स के लिए न्यू है, मेरी जो नॉलेज में अभी तक आया है, जो कि आपका 30 मार्क्स का रहेगा। आगे आपका जनरल साइंस रहेगा, जनरल साइंस भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। उसके आगे अगर मैं बात करूं, वी हैव मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स ये भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। तो इससे आगे मैं बात करूं, जो आपका लास्ट बट नॉट लीस्ट, वी हैव इकोनॉमिक्स, दैट विल बी आल्सो फॉर 10 मार्क्स। सो आज हम जुड़े हैं काफ़ी बच्चों की रिक्वायरमेंट के बात करते हुए। मैंने आज मिस्टर पंकज जी से और पीयूष जी से रिक्वेस्ट की दैट वी विल बी हैविंग अ वीडियो फॉर दिस, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए हम बैच तो नहीं कर पाए बिकॉज लॉकडाउन के चलते आप सब जानते हैं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमारी क्लासेस बंद थी। तो जैसा कि आज हमने ये एक एफ़र्ट किया है, दिस इज़ जस्ट एफर्ट फॉर यू ऑल गाइस। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिए, हर एक चीज़ को अच्छे से नोटिस करिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये नटशेल में हमने वो वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि जिसमें आपको प्रिपरेशन की कुछ टिप्स दी जाएं। प्रिपरेशन की टिप्स इन द सेंस कि अगर आप इस वीडियो के मार्गदर्शन कर पे काम करें तो यू विल डेफिनेटली फाइंड समथिंग फ्रूटफुल इन दिस। तो मैं पीयूष जी से पहले बात रिक्वेस्ट करूंगा, पीयूष जी आप कंटिन्यू करिए। ओवर टू मिस्टर पीयूष। गुड मॉर्निंग माय डियर एस्पिरेंट्स। पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जो आपका सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जीके विद रेफरेंस टू जे एंड के। तो इसमें क्या रहेगा कि जितने भी जम्मू एंड कश्मीर की फेमस पर्सनालिटीज़ या इसके अलावा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस या जो लोकल इवेंट्स हमारे जे एंड के में रिसेंटली अकर हुए हैं या ऑल ओवर या नेशन में जो अभी अकर हो रहे हैं रिसेंट इवेंट्स, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक से। इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, अगर तो एस्पायरेंट्स पहले से तैयारी कर रहे हैं JKSSB अकाउंट असिस्टेंट की, तो वो अभी इस टाइम पर रिवीजन पर ही फोकस रखें। कोई नया टॉपिक, कोई जहाँ से भी कोई नया मटेरियल आ रहा है तो उस पर फोकस ना करें। रिवीजन ही की है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की। और जहाँ तक बात रही जो एस्पायरेंट्स जिन्होंने प्रिपरेशन रिसेंट ही शुरू की है, तो उनके लिए मैं एक बुक रेफ़र करना चाहूँगा। विशाल की बुक आती है अबाउट जनरल नॉलेज ऑफ जे एंड के। तो वो आप क्विक उसको एक रीडिंग देके तो आपके जनरल नॉलेज विद रेफरेंस टू जे एंड के आपका जो टॉपिक है ये क्लियर हो सकता है। दूसरी सेक्शन जो आपकी कंप्यूटर सेक्शन है, ये भी इसमें भी काफ़ी मार्क्स की वेटेज है, 30 मार्क्स कैरी करती है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपके पास 7th 8th 9th की बुक्स हैं, चाहे वो आप स्टेट बोर्ड की ले लीजिए चाहे CBSE की, मैं प्रेफर करूँगा CBSE की बुक्स आप देखिए। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा पतली पतली बुक्स हैं, कोई ज़्यादा मोटी बुक्स नहीं है। विद इन आप 2 to 3 डेज ये कंप्यूटर सेक्शन भी आप कवर कर सकते हैं। बाकी अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग जो सेक्शन है वो सर पंकज सर देखेंगे। तो ओवर टू पंकज सर। सो थैंक यू पीयूष सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो बाकी हमारे साथ मिस्टर पंकज हैं, जो डिटेल में आज अकाउंटेंसी पे बात करेंगे, बुक कीपिंग पे बात करेंगे। मैंने इनसे काफ़ी देर से रिक्वेस्ट की थी, तो आज इन्होंने टाइम निकाला है। तो सर आप प्लीज़। क्योंकि थैंक यू मुक्तेश सर एंड हेलो एवरीवन। मेरा नाम पंकज शर्मा है जैसे कि बताया, एंड आई डील विद द अकाउंटेंसी। सो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं सभी बच्चों को कि क्या पढ़ें अकाउंटेंसी में, क्योंकि यही मेजर रोल प्ले करेगा एज़ फार एज जेके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट इज़ कंसर्न। क्योंकि
अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम है तो अकाउंटेंसी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और हमें ये पता है कि अकाउंटेंसी में बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है, बहुत ही वाइड सिलेबस है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि कम ड्यूरेशन में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो मैं, क्योंकि ये 30 मार्क्स कैरी करता है तो वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए मैं टॉपिक वाइज टॉपिक आपको बताता हूँ कि क्या आप पढ़ें, कितना आप पढ़ें, क्या छोड़ें, जिससे कि आई गारंटी कि आप 30 आउट ऑफ मिनिमम अगर मैं बात करूँ तो आप 25 तो स्कोर करेंगे करेंगे। बस ये उन्हीं सब के लिए है जो ये सोच रहे हैं कि हम अभी अकाउंटेंसी प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत ही। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मैंने ये रोल देखा कि मतलब देवर सेइंग हमने अकाउंटेंसी पार्ट तो छोड़ ही दिया है। अगर मैं अपने इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स की बात करूं, इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस की बात करूं, जो इस टाइम अकाउंट असिस्टेंट में अपना लक आजमा रहे हैं, तो उनका तो मोस्टली ये रहता है कि क्योंकि अकाउंटेंसी से उनका टच नहीं है। तो उस पे सर आप प्लीज़ रोशनी मैं डालिए। ये मैं अगर टॉपिक वाइज बात करूं क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, तो मैं सेलेक्टेड आइटम्स ही बताऊंगा, कि सेलेक्टेड टॉपिक्स ही बताऊंगा हर इंडिविजुअल टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ें। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अकाउंटेंसी पार्ट में, जैसे कि हमें पता है, जिन्होंने ये थोड़ा सा भी गो थ्रू किया सिलेबस, डिटेल सिलेबस को, तो उन्हें पता होगा फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी एंड इट्स टर्म्स। तो अगर मैं ये बात करूँ तो इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ 3-4 चीज़ों पर ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल आप ओरिजिन एंड हिस्ट्री पर दे दें, जैसे कि अकाउंटेंसी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन सी कंट्री से स्टार्ट हुआ। ओरिजिन जैसे कि हमें पता है इजिप्ट से शुरू हुआ था, या ओरिजिन और हिस्ट्री में आपको बस इतना पता होना चाहिए सिटी ऑफ कॉमर्स किस कंट्री को कहा जाता है। ये ओरिजिन और हिस्ट्री में ये इंट्रोडक्शन टॉपिक में कवर हो रहा है। एंड थर्डली आपको ये पता होना चाहिए, जैसे हमें पता है अकाउंटेंसी है तो आपको अकाउंटिंग पार्ट पढ़ना है। और अकाउंटिंग, जैसे कि हमें पता है अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। तो अगर इफ़ इट इज़ अ प्रोसेस देन देयर मस्ट बी सम स्टेप्स। तो आपको हम सब ने ये थोड़ा सा भी देखा होगा, डेफिनेशन देखी होगी अकाउंटिंग क्या होती है, तो उसमें आपको पता है स्टेप्स होंगे, प्रोसेस है क्योंकि हमें पता होना चाहिए प्रोसेस है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप क्या है अकाउंटिंग का, ये पता होना चाहिए हमें। एंड बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, सिर्फ 2 लाइन्स में इतना ही पता होना चाहिए, ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। तो अगर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी पार्ट की बात करूं, मैं दोबारा से बताऊं, तो आपको ओरिजिन पता होना चाहिए, फादर ऑफ अकाउंटिंग पता होना चाहिए, और अकाउंटिंग की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग क्या है एंड द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग क्या है। मैं सिर्फ प्रिसाइज वे में बता रहा हूँ, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं बच्चों के लिए जिन्हें लगता है कि हम नहीं कर सकते। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि क्या पूछा जा सकता है और एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, और वो किस किस चीज़ पर फोकस करेगा। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो इंट्रोडक्शन में प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि आपको पता है अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट से डील करता है, और रिकॉर्डिंग के लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए, और रूल्स को हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, जिसमें कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस आती हैं। और इसीलिए बहुत सारे कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस हैं। मैं कुछ 4-5 कंसेप्ट्स और कन्वेंशन बताऊंगा जो दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आप सिर्फ उन्हीं को फोकस करें, क्योंकि हमें विद इन अ 1 और 2 डे में अकाउंटेंसी को प्रिपेयर करना है, क्योंकि नंबर ऑफ डेज बहुत ही कम है। इसीलिए मैं सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगा जिन्हें आपने पढ़ना है, एंड यू विल गेट डेफिनेटली 30 आउट ऑफ 25 मिनिमम, एंड आप वो ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में कंसेप्ट एंड कन्वेंशन में आप सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट होता है एक, आप वो पढ़ें। आप, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ इसको, कि जैसे कि बिजनेस अलग है और बिजनेस ओनर अलग होता है। हम हर एक ट्रांजेक्शन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, ना कि ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। ये एक सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है। इसी तरह से कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, किसी भी रूल को फॉलो करना है। आप ऐसा नहीं है शिफ्ट करें, क्योंकि अकाउंटेंसी में एक चीज़ को रिकॉर्ड करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो मेथड जो एक बार अडॉप्ट कर लिया वही सेम रहता है, ये कंसिस्टेंसी हो गया। इसी तरह से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इज प्रूडेंस कंसेप्ट, जिसे हम कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन की स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे होगी, इधर मार्केट वैल्यू पे होगी या कॉस्ट पर होगी। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट पे। इसी तरह से गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पे पूछा जाता है। तो ये 4-5 कंसेप्ट ही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो ढेर सारे हैं, आप इतना सारा नहीं पढ़ सकते, मैं सिर्फ सिलेक्टेड बता रहा हूँ।
अगर मैं बात करूँ फर्स्ट टॉपिक की अभी बात कर रहा हूँ, तो मैं एंड इट्स टर्म्स भी था। तो एंड इट्स टर्म्स में बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहली टर्म बताऊंगा कि आपको सबसे पहले फोकस करना है अगेन एंटिटी क्या होता है, क्योंकि एंटिटी क्या है, फिर लग गया बिजनेस एंटिटी क्या है, तो आपको एंटिटी पता होना चाहिए क्या होता है। ट्रांजैक्शन क्या होती है, क्योंकि बिजनेस जो भी कैरी ऑन होगा वो हमेशा ट्रांजैक्शन से ही शुरू होगा, क्योंकि दो पार्टीज जब मिलती हैं तो उनमें ट्रांजैक्ट होता है, वो मिलते हैं तो एक म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, और एक्सचेंज की वजह से ही जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन से ही शुरू होता है एस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो ये ट्रांजैक्शन क्या होता है, और ट्रांजैक्शन के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, एक टर्म होती है इकोनॉमिक इवेंट, ये ट्रांजैक्शन को ही कहते हैं बेसिकली अकाउंटिंग लैंग्वेज में। और ये जो इकोनॉमिक इवेंट है, इसे कभी कभी वो इवेंट करके ही पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट, देन इट इज नॉट एन इकोनॉमिक इवेंट, इट इज नॉट एन ट्रांजेक्शन, क्योंकि ट्रांजेक्शन में मनी इन्वॉल्व होता है, वेर एज इवेंट में मनी इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसीलिए इकोनॉमिक इवेंट और ट्रांजेक्शन, और इवेंट वर्सेस ट्रांजेक्शन में क्या डिफरेंस है, वो आपको एक ट्रांजेक्शन दे देगा, कोई गुड सोल्ड टू, या हमने एक मैनेजर हायर किया, उसकी सैलरी इतनी है, तो क्या ये ट्रांजेक्शन है या नहीं है, ये पूछा जाता है। अनदर जो टर्म है वो है एसेट, बहुत ही बड़ी टर्म है। एसेट क्या होता है और उसकी टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह से लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ और उसकी टाइप्स पता होनी चाहिए, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइबिलिटी है कंटीजेंट लाइबिलिटी। मोस्टली बच्चे फिक्स लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ पढ़ते हैं, तो हमें कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ भी पता होना चाहिए, तो इस पर भी आप फोकस करें। और टर्म की बात करूं मैं, तो आपको गेन्स पता होने चाहिए क्या होते हैं, आपको इनकम पता होनी चाहिए, आपको प्रॉफिट पता होना चाहिए क्या होता है, प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सिमिलर टर्म्स हैं। इसी तरह से ये तो कुछ बेसिक टर्म्स होगी जिन पर हमें फोकस करना चाहिए। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है और वो कंसेप्ट में भी पूछी जाती है और आपको बहुत बार पूछा जाता है, ये एक कंसेप्ट है, बेसिकली रूल है, कंसेप्ट मीन्स रूल, क्योंकि कुछ कन्वेंशन चलती आ रही थी, तो जब साइंटिफिकली उसे रिकॉग्नाइज किया गया तो वो प्रिंसिपल्स बन गए, तो इसीलिए हम कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस कहते हैं जो भी प्रिंसिपल्स हैं। तो एक टर्म है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कंसेप्ट भी है और टर्म भी है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट का मतलब हो गया कब ये माने कि हमारी सेल हुई और कब ये माने कि हमारी सेल नहीं हुई, कब हमने, अब क्या कैश, जैसे मैं अगर कोई भी चीज़ प्रोडक्ट सेल करता हूँ तो मुझे कैश नहीं मिला क्रेडिट पे, तो क्या मैं उसे भी रेवेन्यू जनरेशन मानूं या नहीं मानूं, क्या उसे मैं सेल मानूं या नहीं मानूं, क्या मेरी इनकम रिसीव हुई या नहीं, क्योंकि हमें पता है रेवेन्यू अर्नड बट नॉट रिसीव्ड करके भी कुछ कंसेप्ट होते हैं, आप इस पर भी फोकस करें, इस पर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट पर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, आपको कंजर्वेटिज्म पर, मैंने जैसे भी स्टॉक की वैल्यूएशन के बारे में बताया, उस पर आपको आ सकता है। इसी तरह से अगर मैं ये थी टर्म्स, तो फर्स्ट टॉपिक में आपको इतना ही पढ़ना है, ओरिजिन कहाँ से आया, हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ से, सिटी ऑफ कॉमर्स किसको कहा जाता था, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग किस कंट्री से शुरू हुआ, अर्लियर वो जैसे वो इजिप्ट थी तो अब तो इसराइल में है वो, इसीलिए तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से अकाउंटिंग का आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप क्या, लास्ट स्टेप क्या है, और आपको लिमिटेशन सारी पता होनी चाहिए कि कौन सी, क्योंकि आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि लिमिटेशन कौन सी नहीं है। तो हमें इतना ही पढ़ना है, लिमिटेशन, डेफिनेशन, ओरिजिन, हिस्ट्री, तो और साथ में टर्म्स में एसेट, लाइबिलिटीज, एंटिटी, ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट, गेन, बस। अगर मैं आगे बात करूं, जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेजर और जर्नल, और उससे भी पहले हमारे पास आ जाते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो बहुत सारे बच्चे फोकस करते हैं रूल्स याद कर रहे हैं, इतना सारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर मैं बताऊं तो ट्रांजैक्शन, क्योंकि मैंने अभी बताया ट्रांजैक्शन से ही सारी चीज़ें शुरू होती हैं, एस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकॉर्डिंग का ट्रांजैक्शन, इसका मतलब अगर आपने कभी भी किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो पहला जो तरीका है, फर्स्ट स्टेप जो है वो जर्नल है। तो आपको जर्नल पता होना चाहिए क्या होता है, जर्नल का दूसरा नेम क्या है, जैसे डे बुक बोलते हैं उसे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, बहुत बार पूछा जाता है केएस के, जब कोई ऑप्शनल लेते लिया करते थे पहले तो वहाँ भी पूछा जाता था बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसे कहा जाता है, तो वो जर्नल को ही कहा जाता है, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री भी कहा जाता है। तो जर्नल का फॉर्मेट पता होना चाहिए आपको, और आपको जर्नल के फॉर्मेट के साथ साथ सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए आपको, जैसे रूल्स है तो रूल्स तीन ही हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल करके रूल है, जिसे हम नेचर ऑफ अकाउंट में पढ़ते हैं, वो लेजर में पढ़ते हैं। तो आपको बस इतना ही पता होना चाहिए जर्नल में, बाकी डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये भी, हाँ जी, ये भी एक हिस्ट्री में एक और चीज़ है
कि ये जो डे बुक है, जो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकॉर्डिंग का ट्रांजेक्शन है, ये किस कंट्री से इवॉल्व हुआ, ये भी हमें पता होना चाहिए, इस पर भी फोकस करना चाहिए क्योंकि ये बेसिक है। साथ ही साथ में मैं आगे बात करूं तो जर्नल के बाद लेजर आता है। तो लेजर में आपको लेजर बनाना नहीं है इतना सारा, क्योंकि डेप्थ में जब पढ़ते हैं तो वो बनाना सिखाते हैं, अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्योंकि लेजर बेसिकली क्या है, जब हम अलग अलग हेड्स में ट्रांजेक्शन्स को एक जैसी ट्रांजेक्शन को एक ही हेड में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम लेजर कहते हैं। जैसे कोई पर्सन है राम, अगर उससे हमारी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं तो उसकी डिटेल्ड जो ट्रांजेक्शन वो एक ही हेड में होंगी, उसे हम लेजर कहते हैं। तो ये जो लेजर आपको बनाना नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए नेचर, क्योंकि लेजर मतलब अकाउंट बनाना है, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सैलरी अकाउंट। तो ये अकाउंट है बेसिकली, कौन सा अकाउंट का नेचर क्या है। जैसे नेचर का मतलब होता है क्या वो रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है, दैट्स इट। आपको यही पता होना चाहिए राम अकाउंट क्या है, जैसे ये पर्सनल अकाउंट है, सैलरी क्या है तो नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि हमें पता होना चाहिए रियल, पर्सनल और नॉमिनल ये तीनों में क्या क्या आता है, इतना पता होना चाहिए हमें। यही रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, लेजर में भी आपको यही रोल प्ले करेगा। लेजर के बात करें हम बात, तो कुछ सब्सिडरी बुक्स होती हैं हमारे पास, कैश बुक होती है जिसमें हमारे पास बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम देखते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखते हैं, डेप्रिसिएशन देखते हैं। तो ये सब्सिडरी बुक्स और अदर बुक्स में आती हैं ये। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारी कैश बुक है, और कैश बुक में जैसे कि आपको पता है सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, कैश बुक डील्स विद विच ट्रांजेक्शन, क्रेडिट, कैश, बोथ, नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए सिंपली ये कैश नाम तो कैश से ही डील करती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। साइमल्टेनियसली आपसे ये भी पूछा जाता है कैश में, क्योंकि कैश बुक जो है वो क्यों बनाई जाती है। एक्चुअली थोड़ा सा मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा क्योंकि आगे बीआरएस होगा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेक्निकल है, और इसीलिए वहीं से पूछा जाता है कि बच्चे के कंसेप्ट क्लियर हैं भी या नहीं, इसीलिए बीआरएस में से पूछा जाता है। लेकिन उससे पहले हमें कैश बुक का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कैश बुक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं डेली बेसिस पे, जो कैश का आना जाना है हम वो कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश बुक जो है वो 3 तरह की होती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। जैसे कॉलम होते हैं, जैसे कैश कॉलम 1 हो गया, तो कैश एंड बैंक कॉलम 2 हो गए, कैश बैंक और डिस्काउंट 3 कॉलम हो गए। तो ये हो गया। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ वो है कॉन्ट्रा एंट्रीज। ये बहुत बार पूछा जाता है और ये पता होना चाहिए कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती हैं, उन्हें किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। कैश बुक में आपको सिर्फ पता होना चाहिए कॉन्ट्रा एंट्रीज को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, कितने टाइप्स की होती है और कौन से नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं। 3 ही चीज़ें पता होनी चाहिए, दैट्स इट, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो क्या, अगर सब्सिडरी बुक्स की बात करूँ तो 4 होती हैं, कैश बुक होती है, परचेज बुक होती है, परचेज रिटर्न बुक होती है, सेल रिटर्न बुक होती है। तो बस इतना ही हमें पता होना चाहिए नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कैश बुक जो है वो कैश के साथ डील करती है, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, ये चारों क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के साथ डील करती हैं। तो ये डिफरेंस हो गया, कैश बुक अलग होगी। अदर सब्सिडरी बुक्स में ये 4 आ गई हमारी। कभी कभी क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्सिडरी बुक्स, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी सब्सिडरी बुक नहीं है। ये तो हो गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हमने देखा ये सब्सिडरी बुक्स का कंसेप्ट देखा। अगर आगे बात करूँ तो ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ें पढ़नी है। एक तो ये होता क्या है, फॉरवर्ड पर्पज़ क्या है इसका। जैसे हमें पता है, मैं यही बता दूं, ट्रायल बैलेंस ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए होता है, जो भी हमने पीछे रिकॉर्ड किया वेदर कि ये करेक्ट भी है या नहीं है, कुछ मिस्टेक तो नहीं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के दोनों टोटल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। टोटल बराबर है तो आपकी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस ऑथेंटिसिटी चेक करता है, एरर को चेक करता है। तो ट्रायल बैलेंस में हमें 2 चीज़ें पढ़नी है, ये पर्पज़ क्या है इसका और इसका फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या होता है, फॉर्मेट में हमें ये पता होना चाहिए ट्रायल बैलेंस के, क्योंकि 2 कॉलम होते हैं उसके, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट साइड में कौन सी आइटम्स आएंगी, क्रेडिट साइड में कौन सी आएंगी। जैसे मैं थोड़ा सा बता दूं, एसेट, एक्सपेंसेस और लॉसेस को ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड डाला जाता है, लाइबिलिटीज, इनकम और गेन्स को ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड डाला जाता है। बस इतना ही हमें पता होना चाहिए। अगर आपकी बेसिक टर्म्स एसेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस क्लियर हैं तो आपको इजीली पता चल जाएगा ट्रायल बैलेंस की कौन सी साइड में कौन सी आइटम्स आएंगे। आगे बात करूं तो ट्रायल बैलेंस में सिर्फ इतना ही रहेगा। बीआरएस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीआरएस क्योंकि ये होता क्या है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसके नेम से ही पता चल जाएगा। रिकंसाइल करना मतलब ठीक करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हर बिजनेसमैन जो है जब भी वो ट्रांजेक्शन करता है बैंक के साथ, तो बैंक वाले पासबुक में रिकॉर्ड करते हैं, हम घर पे कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो जो भी ट्रांजेक्शन बैंक के साथ होती हैं वो हम बैंक वाले पासबुक में और हम कैश बुक के साथ रिकॉर्ड करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, बैंक बैलेंस और हमारा जो कैश बुक के जरिए बैंक बैलेंस बताया है उनमें डिफरेंस आ जाता है।
बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो बैंक वाले क्रेडिट कर देते हैं या डेबिट कर देते हैं, हमें पता ही नहीं होता क्योंकि वो इंटीमेट नहीं कर पाते या हमें मैसेज नहीं पहुंचता, या हम आफ्टर 1 मंथ जाके हम अपनी स्टेटमेंट करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये ट्रांजेक्ट भी हुआ है। तो जब डिफरेंसेस आ जाते हैं कैश बुक और पासबुक में, तो उनको ठीक करने के लिए बीआरएस होता है। तो हम कैश बुक और बीआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करते हैं इसे। तो जब हम कभी कभी हम कैश बुक पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, कभी कभी हम पासबुक पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो कुछ ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसमें भी फॉर्मेट है उसका। कुछ आइटम्स होंगी आपको पता होनी चाहिए क्या ऐड और क्या लेस करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पूछेंगे फॉर एग्जांपल के तौर पर इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, दैट इज सिंपल। इंटरेस्ट बैंक ने आपके खाते में डाल दिया, वो आपके अकाउंट में जुड़ गया, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, हमें पता नहीं था तो हमारा बैलेंस कम था उनसे, तो डिफरेंस आ गया। अगर हम कैश बुक को ठीक कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ताकि हम बैंक बैलेंस के बराबर हो जाए। अगर हम पासबुक को ठीक कर रहे हैं तो हमें कैश बुक के बराबर आना है, तो हमें वहां माइनस करना पड़ेगा। जस्ट ऑपोजिट, अगर आप एक भी बुक का पढ़ लेंगे, कैश बुक का या पासबुक का, तो आपको पता चल जाएगी फ्यू आइटम्स है कि बीआरएस को किस तरह से किया जाता है। आगे बात करूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या पढ़ना है आपको, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स ही पढ़नी है। पहला तो कब बनाई जाती हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर, और कौन से स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कितने अकाउंट बनाए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एक्चुअली 3 स्टेटमेंट है, अगर स्टेटमेंट की बात करूं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। लेकिन ट्रेडिंग एक अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एक अकाउंट है, लेकिन बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिसका फॉर्मेट है अपना। तो बहुत बार टेक्निकल क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंट, तो वो बैलेंस शीट हो गया। कितने नंबर ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो नंबर 2। तो इसी तरह से हमें ये पता होना चाहिए, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक सेपरेट टर्म दी गई है, इनकम पोजीशन स्टेटमेंट, और पोजीशनल स्टेटमेंट दिया गया बैलेंस शीट को। तो अब बहुत बार पूछा जाता है पोजीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, इनकम पोजीशन स्टेटमेंट में क्या आता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सेपरेटली सिलेबस में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जिक्र भी किया है, तो इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट आपको पूरा पढ़ना है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली वहां से आपको 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग अकाउंट जो है उसके डेबिट साइड आइटम क्या आती है, क्रेडिट साइड आइटम क्या आती है, क्योंकि ये एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग है। क्योंकि जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं, लास्ट जो एंड प्रोडक्ट है, जो हम जिस पर्पज से ये रिकॉर्डिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो है ही यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कहा जाता है एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि लास्ट रिजल्ट है, इसीलिए ये पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें आपको डेबिट साइड क्रेडिट साइड क्या आइटम्स आती हैं, इसका नेट रिजल्ट ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता होना चाहिए। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इतना है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, आपको सेल दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट बताएं, आप नेट प्रॉफिट बताएं। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट की बात करूं तो आपको सिर्फ फोकस करना है फॉर्मेट पे और कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, इस पर फोकस करना है। आइटम कौन सी उसके डेबिट में आती है, क्रेडिट में, क्योंकि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम्स को वो मिक्स करके देंगे, सैलरी कहाँ आएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं यहाँ बताता हूँ, कभी कभी हमें पूछा जाता है वेजेस एंड सैलरीज कहाँ आता है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, नन ऑफ दैट। तो जब वेजेस स्टार्टिंग में लगता है तो वो हमेशा ट्रेडिंग में आता है, जब सैलरी एंड वेजेस होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ये बहुत ही एक अलग से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि सब सोचते हैं एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाता है, तो ऐसा नहीं है, इस पर भी फोकस करना है। तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर फोकस करना है। नेट प्रॉफिट किसका रिजल्ट है ये हमें पता होना चाहिए। बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए इसका, क्योंकि ये 30 मार्क्स का मैं अगेन बता दूं, तो हम ये तो बोल नहीं सकते कि आप बिल्कुल ही कुछ भी ना करके जाएं तो आप 30 ले आएं, क्योंकि अकाउंट्स असिस्टेंट का है। तो हर टॉपिक में से 3 से 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्ट मैं नहीं कहता आप डेप्थ में पढ़ो, सिर्फ फैक्ट्स पढ़ना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इसी तरह से अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो अगेन एसेट्स और लाइबिलिटीज को बैलेंस शीट बताती है, जिसे पोजिशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं, मैंने अभी बता दिया। और अब आपको बेसिक टर्म्स में बताया मैंने, एसेट्स और लाइबिलिटीज आपको टाइप्स पढ़नी है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज आते हैं, आराम से आपको पता चल जाएगा। आगे बात करूं तो जो नेक्स्ट हमारा जो इसमें टॉपिक है, वो आपको 2 क्वेश्चन उसमें से भी 2 से 4 एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, सोशल अकाउंटिंग और सोशल ऑडिटिंग से। क्योंकि ये वैसे तो सोशल ऑडिटिंग जो है ये हमारा पार्ट नहीं है अकाउंटेंसी का, लेकिन फिर भी इसमें दिया है, तो क्योंकि ऑडिटिंग वर्ड है तो ऑडिटिंग अकाउंटेंसी में ही आता है, तो हमारे कॉमर्स से रिलेटेड है ये। तो सोशल ऑडिटिंग और सोशल अकाउंटिंग आपको पता होना चाहिए, सिर्फ आपको पता होना चाहिए मीनिंग, दैट्स इट, या इसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, और ज़्यादा पढ़ने की नहीं है, सिर्फ 2-4 जो इंपॉर्टेंस है इसकी और मीनिंग पता होना चाहिए। अगेन
फाइनेंशियल ऑडिट करके भी है हमारा यहाँ पार्ट, इसका भी आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए फाइनेंशियल ऑडिट होता क्या है, टाइप्स क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट किस तरह से किया जाता है, ये पता होना चाहिए, डायरेक्ट पता होना चाहिए टाइप क्या है, मीनिंग क्या है, दैट्स इट। ऑडिट क्यों किया जाता है ये पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो बैकग्राउंड नॉन बैकग्राउंड से हैं, तो इतना ज़्यादा वो डायरेक्ट पूछेंगे भी नहीं, कि इतना इन डेप्थ में भी नहीं पूछेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पी एफ एम एस जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से 2 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल डायरेक्ट जो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, जो वो पीएम है, तो इसी के ज़रिए किया जाता है। और अभी रिसेंटली बहुत स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं कि इसी की वजह से कितने सारे फंड्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हो गए, और कितना ज़्यादा करप्शन पर भी बात हुई, तो कैसे रोका, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। ये लास्ट टॉपिक था। यही सब अगर आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो मुझे लगता है 30 आउट ऑफ 25 आप आराम से कर सकते हैं। मैं शॉर्टकट में आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन में आपको ओरिजिन, हिस्ट्री, और साथ में सिर्फ कंसेप्ट 4-5, प्रूडेंस, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, गोइंग कंसर्न, बेसिक टर्म में एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, गेन। इसी तरह से जर्नल का सिर्फ मीनिंग और फॉर्मेट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में वो अकाउंटिंग के रूल, सिर्फ नेचर क्या है उसका, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, ट्रायल बैलेंस का सिर्फ किस पर्पज से है वो, बस इतना ही पता होना चाहिए, और उसका फॉर्मेट, डेबिट और क्रेडिट साइड में आइटम कौन सी आती हैं, आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट पता होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट जो है वो पूरा पता होना चाहिए सारा, और प्रॉफिट एंड लॉस का भी पता होना चाहिए, बैलेंस शीट का भी पता होना चाहिए। एक जो टॉपिक बहुत ही बड़ा है वो मैंने लास्ट में इसीलिए इसको डिस्कस करना था, दैट इज़ पार्टनरशिप। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं यार पार्टनरशिप तो इतना लेंथी है, कैसे करें, तो मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बताऊंगा कि क्या करना है। पार्टनरशिप का सबसे पहले आपको बताना है एक्ट कब आया, सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट कब आया, और साथ ही साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि वाई पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस। 2, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप पता होने चाहिए। 3, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक क्वेश्चन आराम से। फिर आप पार्टनरशिप में आप जो कौन कौन से कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, मतलब अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स क्या हैं वो आपको पता होनी चाहिए, जिसमें आपका मेन इंपॉर्टेंट आपको सिर्फ पता होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि यही एडिशन है इसमें। और आपको पता होना चाहिए डिसोल्यूशन का पता होना चाहिए, और सॉरी पहले मैं वो भी बताऊंगा कि एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आपको आनी चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, दैट्स इट। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो पता होनी चाहिए। और आपको डिसोल्यूशन में पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो तो क्या मतलब है, और अगर रिकॉन्स्टिट्यूट होती है पार्टनरशिप तो क्या मतलब है, बस इतना पता होना चाहिए। मैं अगेन पार्टनरशिप को फिर रिवाइज करवाता हूँ कि कितना आपको पढ़ना है। एक तो पार्टनरशिप का मीनिंग पढ़ें, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ें, एक्ट कब आया इतना पढ़ें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो पढ़ें, और आप पढ़ें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, रीवैल्यूएशन पढ़ें क्या होता है, दैट्स इट। आपको बस इतना ही पढ़ना है, आप ये 2 दिन में आराम से कवर कर सकते हैं। और आप ऑनलाइन मटेरियल मिल जाएगा आपको कहीं से भी, आप इतना थोड़ा थोड़ा सा आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बस इतना ही है ये। एंड आई विश ऑल द बेस्ट सबको कि वो अपना एग्ज़ाम अच्छा दें, और प्लीज़ इसे कंसिडर करें। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप इतना भी पढ़ के जाते हैं तो आप अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मुकेश सर। सो थैंक यू पंकज सर। बात अकाउंट असिस्टेंट की हो तो अकाउंट्स ना हो वो मुमकिन नहीं है, तो इसीलिए ये छोटी सी कोशिश थी हमारी स्वधा एजुकेशन की टीम की कि आप तक कुछ अकाउंट्स के टिप्स लेकर आएँ। तो आज ये पहल थी, अकाउंट से हमने शुरू किया। उम्मीद करते हैं कुछ दिनों में और वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे, कुछ और टॉपिक्स के साथ, कुछ और सेक्शंस के साथ। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू डू समथिंग न्यू फॉर यू। हमारी कोशिश यही रहती है हम तक बच्चे ना पहुँचे बट हम बच्चों तक पहुँचे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश रहेगी आप वीडियो ध्यान से देखें, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप तक जो हमने पहुँचाने की कोशिश की वो ज़रूर पहुँचा होगा, और हमारी इस वीडियो से काफ़ी बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, काफ़ी बच्चे अकाउंट्स की तरफ भी अपना रुझान बढ़ाएंगे और अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम की तैयारी मन लगा के करेंगे। तो साथ ही मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। एंड एक लास्ट में मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। फ्रॉम 19th ऑफ नवंबर वी आर स्टार्टिंग विद आवर न्यू एसएससी जेई बैच। एसएससी जेई का हमारा नया बैच 19 तारीख से शुरू हो रहा है। सो
जो भी क्वेरीज़ हैं आप कॉल करके एक बार पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास स्क्रीन पे आ चुका होगा, आप स्क्रीन पे नंबर देख सकते हैं। बाकी कोई भी आपने क्वेरी अगर लेनी हो या कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू फॉलो अप योर क्वेरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन।